हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहाँ पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके, आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। आनंद भदौरिया जी। ओके गुड। अध्यक्ष जी वोटर लिस्ट पे अध्यक्ष जी दे दीजिए। आनंद भदौरिया जी, वोटर लिस्ट पे दो अभी आपको समय लगेगा प्रतिपक्ष नेता बनने में। आनंद भदौरिया जी। वोटर लिस्ट पे अध्यक्ष जी मैं अध्यक्ष जी वोटर लिस्ट पे बोलने का मौका दे दीजिए। अध्यक्ष जी वोटर लिस्ट पे अध्यक्ष जी बैठिए सब, वोटर लिस्ट पर बैठिए। अध्यक्ष जी अंधेर हो गया है, मैं बड़े अंधेर हो गया है अध्यक्ष जी। आनंद भदौरिया जी बोलना चाहते हैं, बोल रहे हैं चलो सर, बोल रहे हैं सर। बोलो। अध्यक्ष हमारा जी, सबका हक छीन रहे हैं ये अध्यक्ष जी, बैठकर। वो सब मिला के एक ही है अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, कोई किसी का हक नहीं छीन रहा है। अध्यक्ष जी मैं बड़े भारी मन से आपके सामने प्रतिपक्ष के नेता ने आपका छीन रहे हैं। माननीय अध्यक्ष आगे जी का नंबर ले दूंगा मैं। गंभीर विषय अध्यक्ष जी, मैं बड़े भारी मन से आपका ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र धौरारा के विधानसभा क्षेत्र मोहाली के एक नौजवान पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की राष्ट्रीय राजमार्ग 24 हेमपुर स्थित दिन के 3 बजे दिन दहाड़े उस नौजवान पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। अध्यक्ष जी उसके परिवार में 2 बच्चे हैं, पिता भी उसका बीमार रहता है। मैं परिवार से मिला था। अध्यक्ष जी दिन के 3 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस तरह हत्या कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का ये हाल है अध्यक्ष जी। इसी सदन के मैं मांग कर रहा हूँ अध्यक्ष जी, एक लाइन आ जाए फिर मैं मांग कर रहा हूँ। ये विषय राज्यों का अध्यक्ष जी इसी सदन के एक सम्मानित सत्ता पक्ष के उत्तर प्रदेश के सांसद के उसी समय फैजाबाद बाराबंकी हाईवे पर उनके परिवार पर हमला किया गया। अध्यक्ष जी ये मैं इस घटना में आपका मांग क्या है? मेरी मांग ये है अध्यक्ष जी कि उस परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने का काम किया जाए, उनकी पत्नी को नौकरी देने का काम किया जाए और इस संपूर्ण घटना की सीबीआई जांच कराई जाए। निर्दोष कोई फंसाया न जाए और जो 2 भर्तृहरि मेहताब जी। Honorable Speaker, sir, Chaudhar of Cuttack district was at one point of time the citadel of Gajapati kings for many years. But with the ravages of time, the seat of power shifted to Cuttack and subsequently to Khordha. But the remnants of the old fort is there and is called Vadhi. This Vadhi is significant because it has 4 lateral pillars signifying 4 doors, that is Chaudhar. In the middle there is a granite platform which people say was the seat of an eminent Buddhist monk. It is a protected area by the ASI, but very little is done to keep that area. पीठ पीछे मत करो, सामने से जाओ। Stray cows and goats roam around that area and there is no permanent boundary wall of any nature to protect and preserve that area other than a signpost of Archaeological Survey of India which says the historical significance of that area. I am told it is more than 10 acres plot of land in middle of Chaudhar municipality and it needs to be protected. I urge upon the government to take immediate steps to appoint guards and construct a permanent boundary to protect this pristine site. Thank you. Thank you, sir. श्री कौशलेंद्र कुमार जी। आपने अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिस्ट पूरी होने के बाद संसदीय क्षेत्र से आता हूँ
मेरे संसदीय क्षेत्र में पीने का पानी का भारी संकट उत्पन्न हो गया है। भूजल स्तर नीचे जाने के कारण पानी का संकट चरम पर पहुंच गया है। बिहार राज्य के दक्षिणी भूभाग के सभी जिलों में, खासकर मेरे संसदीय क्षेत्र नालंदा में पीने की पानी की समस्या गहराता जा रहा है और राज्य के दक्षिणी भूभाग के सभी नदियां इस समय सूख जाती है। राज्य के अन्य जल स्रोत, जलाशय, नहर में भी पानी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मेरा सदन से मांग है, आग्रह है कि केंद्रीय टीम केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB को भेजा जाए कि पीने का पानी की समस्या का आकलन करे और निराकरण करे। उसी आधार पर जिले के सभी पंचायतों को कम से कम 25-25 हथिया चापा कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। M. Shri Bharat. Thank you, sir. Thank you, sir. This mic is not switching. Sir, I rise to speak about challenges with our public health and food safety. See, when we get sick, we put medicines and drugs in our body, which is very highly regulated. There's a strong drug regulatory framework. But what makes us sick is eating poor food and adulterated food, and that isn't regulated as strongly. So I'd like to highlight the crisis of food adulteration in the food supply chain and the alarming issue of food safety in our restaurants. We have seen a lot of this in the media and many governments trying to address it. But I'd like to highlight certain points, sir. Firstly, it's the regulatory framework which I think is not as strong as it should be. And the other is the penalties right now are too lenient for those who do any mistake. So we are seeing a lot of establishments really deviate from this and get away with a lot of adulteration and a lot of mixing of very unhealthy ingredients into the food that customers are consuming. The food testing infrastructure is also not very good. That has to be strengthened. So my suggestion, sir, is to address this. There are a couple of things that can happen. One is ensure that the penalties become much stronger and ensure that GST benefit is given to those who maintain food safety. Thank you. Braj Mohan Agrawal ji. माननीय सदस्य श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी है नहीं क्या ये है माननीय सदस्य श्री विजय कुमार जी Thank you, Honorable Chairman. I rise today to present the proposal for the establishment of a greenfield airport at Kanyakumari, a critical infrastructure project that aims to enhance the tourism potential of this region and extension contribute significantly to the economic growth of Tamil Nadu and India. The proposed greenfield airport aims to solve this connectivity challenge by offering direct access to Kanyakumari for travelers. The airport will also create numerous economic opportunities. It is estimated that the project will generate a lot of direct and indirect jobs. Additionally, the regional tourism industry will benefit from the boost in local businesses, including hotels, transport services, and local artisans. The establishment of the airport will not only support tourism, but will catalyze regional economic development, create new trade routes, and bring much-needed investment into Kanyakumari. It will further integrate this beautiful region into global trade and tourism circuits, offering significant economic benefits to local communities and the state. I urge all members of the House to support this visionary project, which promises to uplift Kanyakumari, create employment, and drive sustainable tourism. Thank you, Speaker, sir. I support. Thank you. माननीय सदस्य डॉक्टर शशि थरूर जी Thank you very much, Madam Chair. I wish to draw the attention of the Honourable Minister of Health and Family Welfare to the plight of accredited social health activists or ASHA workers, who are the unsung heroes of India's healthcare system. ASHA workers have played an instrumental role in improving maternal and child health
increasing immunization rates, and raising awareness about nutrition and sanitation. Their contributions are especially crucial during the COVID-19 pandemic, when they played a frontline role in the healthcare response. They rushed to a mother in labor at midnight. They walked miles to deliver medicines to the elderly. Despite being overburdened with responsibilities and working 12 to 14 hours a day, Madam Chair, ASHA workers are still classified as volunteers, and they receive meagre honorariums and incentives, which are often delayed, leaving them and their families struggling financially. In Kerala, for instance, ASHA workers only earn 7,000 rupees a month, and the government hasn't paid them for months. ASHA workers have staged nationwide protests over the years, demanding official employee status, payment of arrears, better working conditions, retirement benefits, and access to mental and social security services. For these works, they have protested in my constituency in front of the Secretariat. Their ongoing protests highlight the systemic undervaluation of community health workers in India, and in particular in Kerala. Is it because they are women, Madam Chair, that their labour is taken for granted and not valued? I therefore urge the Minister to take immediate action in coordination with state governments to address the concerns of ASHA workers. This includes increasing their monthly incentives and honorariums, clearing all pending dues, and officially recognising them as formal healthcare workers. Additionally, a social security and retirement benefits framework must be devised for long-serving ASHA workers. As parliamentarians who believe in fairness, justice and dignity for those of us who serve every single day, we must extend not just our sympathy but state support to them. Thank you, Madam Chair. Sir, this is the zero-hour list. As per the zero-hour list, I already given this notice earlier about the agitation which is going last 30 days in Kerala. People from all walk of the state, except some people, are totally joining with them. Why, sir? Why? Why they are joining? Because ASHA workers treated to be actually as the health warriors of this country. UPA government, when UPA was in power, we introduced this system 2005 with a great novelty. Now what is happening to them? They are getting 233 rupees per day. That also, that remuneration also not getting regularly. Now they are agitating into the Secretariat. State government is blaming totally them. State government is totally blaming them. They are criticizing the agitations. They are criticizing the old people. Central government is blaming state government. State is blaming center. Center is blaming state. Sir, who is responsible? There are different pay revisions for remuneration for ASHA workers in different states. Telangana giving maximum. Karnataka giving maximum. Sikkim is also giving. Why not Kerala? That is what the people are asking. Then, after 20 years, these poor ladies of ASHA workers working in the field, when they are retiring, they have to go with an empty hand. Nothing is there. Which job is there, madam? Which job is there without remuneration, without any payment, retiring? That is happening. Therefore, I am suggesting, Health Minister is telling, we have given everything to the state of Kerala. State government is telling, they are not even given, they are lying. ASHA workers to believe whom? Kerala believe who, to whom? This answer we need from the Minister of Health, from the center. So this answer we need it. So we cannot ridicule the agitators. Those who are coming from the trade union background also criticizing this agitation. This pathetic situation we have to solve. Sir, two demands I am raising, sir. One, there should be a remuneration, retiring allowance for ASHA workers. There should be a uniform allowance due to remuneration of 21,000 per month for ASHA workers. Central government has to convene a meeting. They have to fix it. They have to take initiative to stop this agitation. This is what I want to say. Thank you. माननीय सदस्य श्री वीके श्री कंदन जी, प्लीज माननीय श्री वीके श्री कंदन जी. Chairperson, respected Chairperson, I wish to speak Malayalam in mother language concerning to
ആശാ വർക്കേഴ്സ് ഇൻ കേരള. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസക്കാലമായി കേരളത്തിലെ ആശാ വർക്കർമാർ തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുമ്പിൽ സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്തുകയാണ്. കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ പിന്തുണയും ആശാ വർക്കർമാർക്കുണ്ട്. വളരെ ന്യായമായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട 3 ആവശ്യങ്ങളാണ് അവരുന്നയിക്കുന്നത്. ഇക്കാലം അത്രയും വെറും 7000 രൂപയാണ് മാസം അവർക്ക് അലവൻസ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നത്. അത് 21,000 രൂപയാക്കണമെന്നുള്ള ന്യായമായ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം. അതുപോലെ ആശാ വർക്കർമാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തണം. 3, അവർ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, വിരമിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ റിട്ടയർ ആനുകൂല്യം 5 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ആക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ആവശ്യത്തോട് ഇതുവരെയും നാളിതുവരെയും ഒരു ചർച്ച പോലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്താൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മാനുഷിക നീതിയല്ല നടപ്പിലാക്കുന്നത്. കോവിഡ് കാലത്ത് പോരാളികളായി അനേകം പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് കേരളത്തിലെ ആശാ വർക്കർമാർ. അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ന്യായമായ ആവശ്യം ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് പോലും ഗവൺമെന്റ് ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല. അവരോട് ചർച്ച ചെയ്ത് അവരുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ, അമ്മമാരുടെ, കുട്ടികളുടെ, സ്ത്രീകളുടെയൊക്കെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി രാവും പകലുമില്ലാതെ അധ്വാനിക്കുന്ന ആശാ വർക്കർമാരുടെ ന്യായമായ സമരത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് ഉടൻ അതിന് അടിയന്തരമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് താങ്കൾ മുഖാന്തരം ഇടപെടണമെന്നും വളരെ വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. माननीय सदस्य श्री शशिकांत सेंथिल जी. Speaker, thanks for this opportunity. I would want to bring to the notice of this House the problems created by this government in the name of Digital India. Actually, Digital India is not which is running. What is running is Denial India. In fact, the entire NREGS program is now being completely based on some GPS-based app. Again, all our farm laborers are running in the farm waiting for GPS. The entire scholarship scheme is also being destroyed by making these digital authorizations. Now a new thing has been brought under ICDS, where pregnant mothers are supposed to do facial recognition. Madam, I want to ask through you, how do you expect pregnant mothers to walk all the way through the Anganwadi center to give their facial recognition for household kids? The take-home ration is now made mandatory only by this process. In Tamil Nadu, all the Anganwadi workers are going on a strike. ICDS program is a very important program, and if you make this digital joke everywhere, how do you think the people are going to get any services? This is Denial India. I want to bring the attention of this government to stop this nonsense as far as people, laborers, poor people are concerned. They can't have these smart mobiles taking all these facial recognitions. So not only in entire Tamil Nadu, everywhere in India, the Anganwadi workers are going on a strike. They are not able to take these things. Ma'am, they want an OTP. Where do you expect people to go and get OTP? Where do you expect people to do the facial recognition? All this is not necessary, madam. Please don't destroy programs, flagship programs which are running well. NRG is already destroyed. So social welfare schemes already destroyed. Now ICDS scheme. I want to bring through you to the notice of this government. Please stop all this. The manual process was okay. Some amount of inclusion and all is okay, but exclusion is a crime. Exclusion is a crime as far as welfare programs are concerned. Thank you, madam. माननीय सदस्य श्री सौमित्र खान जी. धन्यवाद मैडम. जैसे आप सबको ज्ञात होगा, आजकल रिफ्यूजी और इलीगल माइग्रेंट्स के बाद में चर्चा हो रहा है. आज 1951 से हमारा देश में इलीगल माइग्रेंट्स आना जाना रहता है. इसमें कांग्रेस सरकार इसमें कभी सोचा नहीं था, इसमें कभी ध्यान नहीं दिया. आज इलीगल माइग्रेंट्स के कारण से नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब हो रहा है, पश्चिम बंगाल डिस्टर्ब हो रहा है, पूरा देश डिस्टर्ब हो रहा है. 14 जुलाई 2004 में आपका एमओएस होम श्री प्रकाश जायसवाल जी ने कहा था 1,20,00,000 बांग्लादेशी इलीगल पूरा भारत में है. आज 50 लाख से ज्यादा वेस्ट बंगाल में इलीगल रोहिंग्या है, मुस्लिमों है, बांग्लादेशी मुस्लिम है. आज जो सबसे बड़ी बात है, देखिए ये जो फॉल्स वोटर का बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं पश्चिम बंगाल का बॉर्डर साइड में कैसे हो जाता है 10,000 वोट है एक गांव में, एक पंचायत में, कल एक वोट में 20,000 वोट हो जाता है.
पूरा रोहिंगा और जितने सारे बांग्लादेशी मुस्लिम लेकर के वोट होती है, इसमें मैं ध्यान देना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल सरकार ने जो बीडीओ ऑफिस, जो बीडीओ अधिकारी होता है, जो ब्लॉक अधिकारी होता है, वो ब्लॉक अधिकारी ने फास्ट वोटर बनाया था। वो इनलिए बात कर रहे हैं क्योंकि पूरा देश में 24 जुलाई 2023 में यूपी पुलिस एंटी टेरर स्क्वाड ने 74 रोहिंग्या को पकड़ा था, वो बांग्लादेशी है। शोएब अली खान जो अटैक हुआ था वो भी बांग्लादेशी है, वो पश्चिम बंगाल में वोटर कार्ड बना लिया। पार्क सर्कस में मेटियाबुरुज में 50,000 में आपके बांग्लादेशियों को दुकान दे के जा रहा है, इसमें ध्यान देना पड़ेगा। आज होम मिनिस्ट्री को मैंने बताना चाहता हूँ, मेरे सबको बताना चाहता हूँ, जितने सारे पश्चिम बंगाल वोटर साइड एरिया है, ये वोटर साइड में पूरा के पूरा फॉल्स वोटर एंड फॉल्स रोहिंगा एंड बांग्लादेशी मुस्लिम के वोटर कार्ड बन रहे हैं और पूरा देश में छा रहा है, पूरा देश को खत्म करेगा। इसमें ध्यान देना चाहिए। आपके माध्यम से होम मिनिस्टर अपियर है, इसमें ध्यान दीजिए। माननीय सदस्य श्री संजय उत्तम राव जी देशमुख जी। अध्यक्ष महोदय, माझ्या यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये प्रामुख्याने बाबुळगाव, कळंब, राळेगाव, दिग्रस, दारवा, पुसद, कारंजा, मानोरा आणि लोकसभा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर उच्च प्रतीचा कापूस पिकवला जातो। अध्यक्ष महोदय, या कापसाचा शोध देखील माझ्या लोकसभा क्षेत्रातील कळंब तालुक्यातील घृष्मत ऋषींनी लावला अशी आख्यायिका आहे, म्हणून या भागाला कापसाची जननी म्हणून संबोधले जाते। अध्यक्ष महोदय, देशात सर्वात लांब धाग्याचा कापूस हा यवतमाळ जिल्ह्यातील केळापूर तालुक्यात पिकवला जातो। हे सर्व असून देखील सुद्धा कापूस बेल्ट असलेल्या या भागात सरकारचा कोणता उद्योग नाही, कोणताही टेक्सटाईल पार्क नाही। यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये 90% शेतकरी हा कापूस उत्पादक शेतकरी असून सुद्धा कोणत्याही MIDC मध्ये लहान मोठे कापसावर आधारित उद्योग नाहीत। म्हणून पांढरे सोने पिकवणाऱ्या पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांना 21 वर्षात 21,000 शेतकऱ्याच्या आत्महत्येची नोंद झाली आहे। ही आकडेवारी अत्यंत भयानक आहे। या भागात उद्योगधंदे आणि कापूस सोयाबीनला हमीभाव नसल्यामुळे या भागात सर्वात जास्त आत्महत्या होत आहे। अध्यक्ष महोदय, सोयाबीनचं बघायचं झालं तर US फॉरेन कृषी सर्व्हिस एजन्सीनुसार देशात 2024-25 मध्ये 1,10,000 हेक्टर शेतीवरील 1,26,00,000 टन सोयाबीनचे उत्पादन झाले। यातील 39% उत्पादन हे महाराष्ट्रातील आहे। मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीनची शेती करतात। अध्यक्ष महोदय, या मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होणाऱ्या सोयाबीनला 2018 मध्ये 6,000 रुपये भाव होता, परंतु आज सरकारने फक्त 4,892 रुपये हमी भाव दिलेला आहे आणि सोयाबीनचे सेंटर सुद्धा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने बंद केलेले आहे। शेतकऱ्याचा सोयाबीन आज सुद्धा त्यांच्या घरामध्ये त्या ठिकाणी पडून आलेला आहे। म्हणून अध्यक्ष महोदय, माझ्या यवतमाळ वाशिम जिल्ह्यातील शेतकऱ्याच्या अडचणी दूर करण्यासाठी आम्ही आपल्या मार्फत सरकारकडे विनंती करतो की माझ्या कापूस प्रक्रिया करणारे मोठे उद्योग स्थापन करावे, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळावा। मोठ्या कापड गिरण्या, सूतगिरण्या, गारमेंट उद्योग तसेच नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित प्रक्रिया उद्योग निर्माण करणे खूप गरजेचे आहे। या भागात उद्योग आले तर माझ्या मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळेल, युवकांना नोकऱ्या मिळतील आणि शेतकरी आत्महत्या थांबील, हे आणि माझ्या भागाचा विकास होईल। थँक्यू अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री लालजी वर्मा जी। माननीय सभापति जी, आपको बहुत बहुत आभार। आज 75 वर्षों की आज़ादी के बाद भी इस देश के जो संवैधानिक अधिकार अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्ग को मिला है, वो विभिन्न संस्थानों में पूरा नहीं हो रहा। देश के उच्च संस्थानों IIM और IIT में कुल 13 IIM है, जिसमें 22.8% फैकल्टी सामान्य वर्ग, केवल 5% फैकल्टी SC वर्ग से हैं, 1% ST वर्ग से हैं और 9% OBC वर्ग से। इसी तरह से 21 IIT जो है उसमें 80% फैकल्टी सामान्य वर्ग से हैं, 6% SC वर्ग से हैं, 1.6% ST वर्ग से हैं और 11% OBC वर्ग से। इसी तरह से देश के तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में, चिकित्सा संस्थानों में भी इनका रिजर्वेशन पूरा नहीं है। और उसका एक कारण जो है, माननीय सभापति महोदय, कारण ये है
कि जब उनकी रिजर्वेशन की भर्ती निकलती है तो एक्सपर्ट जो बनाए जाते हैं, वो विभाग के द्वारा जो बनाए जाते हैं, वो सब एक सामान्य वर्ग के बना लिए जाते हैं। उस एक्सपर्ट कमेटी में कोई रिजर्वेशन न होने के कारण और जो सदस्य बनाए जाते हैं SC OBC के, वो बहुत जूनियर होते हैं जो उसका विरोध नहीं कर पाते और नॉट फाउंड सुटेबल करके उनका जो है NFS करके उनको अयोग्य करार दिया जाता है। इसलिए हमारी मांग है कि विशेष भर्ती अभियान चलाकर रिजर्वेशन का कोटा सभी शिक्षण संस्थानों में, उच्च शिक्षण संस्थानों में पूरा किया जाए और एक्सपर्ट कमेटी जो 3 सदस्यीय बनती है उसमें भी SC और OBC को रिजर्वेशन दिया जाए, जिससे इन वर्गों का हित सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दिलीप सीकिया जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय जी। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम, विकास भी विरासत भी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में देश में विकास के साथ साथ विरासत को संरक्षण संवर्धन में बड़ा जोर दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने। मेरा ध्यान भारत सरकार के ओर आकर्षित है। भारत में सभी विश्वविद्यालयों में संस्कृत भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में मान्यता देने के ऊपर है। हम जानते हैं संस्कृत भाषा लोकभाषा भी है और ये बहुत बड़े वैज्ञानिक इसका आधार भी है, साइंटिफिक लैंग्वेज भी है। विश्व की सबसे उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत सबसे प्राचीनतम भाषा है। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति का बहुत बड़ा भंडार भी इसी भाषा में है। आज पूरे विश्व में 50 से अधिक देशों में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि बढ़ी है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, चीन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड समेत ऐसे कई देशों में संस्कृत को अपने विश्वविद्यालयों में एक भाषा के रूप में पढ़ाया जा रहा है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका की महर्षि अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड न्यूरोपा यूनिवर्सिटी संस्कृत भाषा में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स प्रदान करता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में भी हाल ही में संस्कृत से सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आग्रह है, मन की बात में उन्होंने इस विषय को बहुत ही महत्व देकर के बताया है। देशवासियों को संस्कृत भाषा को सम्मान देने और दैनिक जीवन में इसका अपनाने का भी आह्वान किया है। सभापति महोदया, अतः आपसे केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है, नई शिक्षा नीति के अनुसरण करते हुए आने वाले पीढ़ियों को भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जानकारी देने के लिए देश के सभी विश्वविद्यालयों में संस्कृत भाषा को एक अनिवार्य विषय के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए पाठ्यक्रम में शामिल करने हेतु उचित कार्रवाई करने में श्रम करे। और विशेष करके मेरा दूसरा विषय है, सभी प्रदेश में एक संस्कृत और पुरातन विश्वविद्यालय खोलने का इनका एक विषय सामने लाए। और तीसरा मेरा एक डिमांड है, मेरा क्षेत्र में, मेरा जिला में कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत और पुरातन विश्वविद्यालय है, वो स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में इसको घोषित करने का काम करे। माननीय शिक्षा मंत्री जी आज यहाँ बैठे हुए हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को विशेष रूप से इस विषय के ऊपर ध्यान आकर्षित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, नमस्कार। माननीय सदस्य श्री नरेश गणपत जी। माननीय सदस्य श्री नरेश गणपत महस्के जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 95 पेंशन योजना के तहत पेंशनर्स की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। देश भर के 78 लाख पेंशनर्स जो केंद्रीय और राज्य सरकार के उपक्रमों, निजी संस्थानों और फैक्ट्रियों से जुड़े हैं, न्यूनतम 1000 रुपया प्रति माह पेंशन पर जीवन यापन कर रहे हैं। यह राशि वर्तमान परिस्थितियों में अपर्याप्त है और उन्हें बुनियादी आवश्यकताओं व स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रखती है। 2013 में कोशियारी समिति, 2018 में श्रम संसदीय समिति और ईपीएफओ की
उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की थी कि न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रतिमाह होनी चाहिए। पेंशनर पिछले 7-8 वर्षों से इस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनकी आवाज अब तक अनसुनी रही है। सरकार से मेरा निवेदन है, EPS 95 पेंशन योजना में तत्काल संशोधन किया जाए और न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रतिमाह किया जाए। इससे अतिरिक्त महंगाई भत्ता और पेंशनर्स और उनके परिवारों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाए, जिससे न केवल पेंशनर्स के जीवन स्तर बेहतर होगा बल्कि उनके दशकों के योगदान का सम्मान होगा। सदन और सरकार का दायित्व है कि इन वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता दे और उन्हें न्याय प्रदान करे। माननीय सदस्य श्री सफी परमिल जी। Thank you, Madam Speaker. Thank you, Madam Speaker, for this opportunity. So we are talking about accredited social health activists, Sir ASHA workers, Madam. The word ASHA resounds with the hope in Malayalam, Tamil, Hindi, and many other languages. But for the ASHA workers themselves, their conditions are becoming hopeless day by day, hour by hour. So they are on the streets in front of the Secretariat of Trivandrum for last 30 days. They started their protest on February 10th and this is March 10th. They are still exposed to the sun. They are still exposed to the rain. Day and night they are protesting for their minimum wages, their social security benefits, their retirement benefits. Sir, no government is addressing their issues. Both the central and state. आपका विषय ये नहीं है जिस I have पर आप given बात the कर letter, रहे हैं। ma'am. जी मुद्दा तो एक ही है। We have given the letter. Sir, they are still exposed to the sun and the rain, the day and night. It's a dust and heat. There is not even a shade in front of them, above them to protect them. Sir, no government is taking responsibility of these people and their demand. Both governments are in heated arguments about on whom to involve. Sir, while they are arguing, while they are debating, we, the people of Kerala and the representatives of them, we are kindly requesting, urging the central government to take actions to ensure that they get their minimum wages at least. They get their dues, sir. They must be protected, sir. They must be given their dignity. So we know that, as KCG rightly mentioned, 233 rupees for a day, who have to work 12 to 14 hours, not allowed to do any other work. They have to take care of the maternal health care. They have to take care of the child health. They have to take care of the immunization. They have to take care of the disease surveillance. They have to take care of the palliative care and what not, sir. Still they are continuing to be underpaid and overburdened. We term them as health activities, accredited social health activists, and we treat them as underpaid and overburdened activists. This cannot continue like this, ma'am. The government must take an important and urgent stand on this particular issue. We cannot see them toiling hard for their minimum wages, ma'am. COVID-19 period was someone who were not ready to even visit, even when the relatives were not ready to visit our homes. These people came to us. They protected us. They served us. They are treated as health professionals. But what in return, what are we giving in return, ma'am? This is not an injustice what they are asking for. They are not asking for a millionaire benefit. They are asking for their minimum wages, ma'am. So I urge the central government to listen to them. I urge the state government to listen to them, have a sitting with them, address their issue, address their concern, and let it be solved, ma'am, because they are very, very important for our primary health care. Yes, good one. माननीय सदस्य श्री संजय हरिभाऊ जी। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में कुछ लोगों ने बोगस किसान दिखाकर 11,221 लोगों ने फसल बीमा योजना का लाभ उठाया है, जो कि वो लोग मेरे क्षेत्र के है ही नहीं। उसके अलावा वहां क्षेत्र ही नहीं है। ऐसे कुछ गांव है जो तालुका प्लेस है 4, उसमें है एक जिंतूर है, पालम है, गंगाखेड़ है और सोनपेट है।
ये 4 गांव के किसानों के नाम पे कुछ बनिया लोगों ने, कुछ चोर लोगों ने बोगस 65 करोड़ रुपए की लागत सरकार की उठाई है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किसानों के नाम के ऊपर कुछ लोग अगर सरकार के तिजोरी पे डाका डालते हैं तो ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके ऊपर पोर्टल के नाम से ऑनलाइन जो भी किन्होंने किया है वो उसकी पूरी तहकीक। ये खाली मेरे संसदीय क्षेत्र का सवाल नहीं है, ऐसे पूरे भारतवर्ष में कितने गांव में, कितने जिलाओं में, कितने संसदीय क्षेत्रों में हुआ है, इसकी भी तहकीकात पूरी तरीके से हो और ये किसानों के नाम पे जो लोग चोरियां कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं इसी मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री कल्याण बनर्जी जी। थैंक यू मैडम। माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगी 1 मिनट में अपनी बात को रखने का प्रयास करें। मैडम प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। अरे कैन यू अलाउ मी टू स्पीक? बोलिए। आई विल स्पीक प्लीज। द फैक्ट्स। Sir, madam, the faulty voter list is a serious concern in the country itself. Our Chief Minister first flagged the issue of numerous instances of duplicate voters card. Explanation given by the Election Commission is clearly breach of Rule 20 of the Election Conduct Rules itself. Sir, madam, this has been done. These things has come for last few years. Earlier it was not there. Thereby the increasing the vote from Bengal, voters are coming from Gujarat, Haryana. This is not tolerable. Therefore, Election Commission all the time says that transparent election they have done, fair election has been done. It is clear that there was no transparent election for last few years. There was no fair election for last few years. Not at all. Election Commission has not done proper act and appropriate proceedings should be drawn against the Election Commission for that reason. हेलो मैडम, मैं आपका ध्यान कानून व्यवस्था के ओर। बस 2 मिनट बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। इसके बाद बोलो ना, बोले कंप्लीट। मैडम, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि जो झूठ बोल करके गवाहियां देते हैं, झूठे केस करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। आज 3.5 करोड़ क्रिमिनल केस और 1.5 करोड़ केस चल रहे हैं और झूठ बोलने वाला आदमी को खिलाफ कोई कार्रवाई इसलिए नहीं होती है कि सेक्शन 215(1) में केवल जज ही उसके ऊपर रिकॉग्निशन ले सकता है। जो पीड़ित है वो कोई केस कर ही नहीं सकता है। इसके कारण लॉ का दुरुपयोग करते हुए बहुत सारे लोगों को आत्महत्या करनी पड़ती है। सहते हुए बहुत सारे केसों को अनावश्यक रूप से लंबा टाला जा सकता है। पिछले दिनों बहुत बड़ा एक केस हुआ झूठ बोलने के ऊपर। अतुल सुभाष जैसे एक होनहार इंजीनियर को भी आत्महत्या करनी पड़ी। लेकिन जो कोर्ट में झूठ बोलते हैं वो केवल जजों के ऊपर ही जजों की रहम पर ही है और कोई जज झूठ बोलने वाले में केस नहीं करता है। ये जो पीड़ित पक्ष है उसको भी झूठ बोलने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने का नियम बनना चाहिए। माननीय सदस्य श्री रकीबुल हुसैन जी। माननीय सदस्य श्री रकीबुल हुसैन जी। माननीय सदस्य श्री रकीबुल हुसैन जी। Sir, I'm not hearing. Let me speak. Let me speak. Thank you, madam. I rise to draw your attention to the fact that I am member of parliament representing Dhubri SPC of Assam. I was attacked. Madam, I was attacked by the miscreants and goons on 20 February. I repeat, madam, I was attacked by the miscreants and goons of 20 February 2025. My son, my 2 members of security personnel was also attacked.
while I was going to attend a meeting at Gunamadi village of Rupoihat, the miscreants and goons attacked me with an intention to kill me, madam. They attacked my son and my security personnel and tried to snatch their weapons. The local people somehow saved me from the clutches of the miscreant goons. I was attacked earlier also, madam, on several times, and my residents were also attacked by miscreants and goons patronized by the ruling party of Assam. Patronized to the ruling party of Assam. It may be mentioned that I called the officer in charge of Rupoihat police station on several times for adequate security arrangement, but he willfully and deliberately misguided me, paving the way for miscreants and goons for brutal attack. I also called the superintendent of police of Nagaon at 1:47 p.m. requested him for my adequate security. My tour program was also duly. माननीय सदस्य टी सुमति जी सुमति, thank you. Speak. Thank you very much, madam. I rise here. Camera start. Wait. Thank you very much, madam. The house in order. Yes, madam, please get the house in order, ma'am. Please get the house in order. Madam, thank you very much. I rise here to bring attention to the matter of this honorable house, a matter of very grave concern. Our Honorable Union Education Minister has misled the House regarding PM Shri scheme. Madam, we have never agreed, our party leader as well as the member of the delegations, members of the parliament, as well as the school education minister, when they have met the honorable minister, they have never agreed, and our chief minister, Mr. M.K. Stalin, had categorically stated that we would never sign the NEP, and this is pressurizing the state government. Madam, I want you to, the union government to remember that the education is still in the concurrent list, and this is a death knell on the federal structure, and they are trying to pressurize, and this is just playing with the life of the school education of the school children, madam, denying the funds to hundreds and thousands of the school children, and then you are professing that you are working towards the upliftment of the education of it is a farce, madam. Tamil Nadu will never yield to this, and this misleading of the House with the false information. You are our protector, madam. You have to just do justice for us, madam. And then our chief minister again categorically insists that we won't accept NEP and the three-language formula, and we will stand up to our federal rights, saying that we want budget and we will fight for the educational rights of our people. And even if you were willing to give 10,000 crores, we won't accept it on the betting of the PM Shri or whatever it is. We will take care, but I would like to insist through you, madam, and appeal to the union government that let them not put this death knell or any Damocles sword hanging over the federal structure of the Indian democracy, madam. Thank you. No. माननीय सदस्य श्री दर्शन सिंह चौधरी जी धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में 4 लेन रोड की बहुत आवश्यकता है। उसमें हमारे टिमरनी से जो 4 लेन गया है, टिमरनी से सिवनी मालवा, नर्मदापुरम, माखन नगर, सुहागपुर, पिपरिया, गाडरवारा, करेली तक ये 4 लेन ले जाने से लगभग मेरे क्षेत्र की 21 लाख जनसंख्या को प्रत्यक्ष फायदा होगा। और चूंकि पूरे 4 लेन बनने से हमारे जो उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, हमारे यहाँ खेती का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, नर्मदा मैया का इलाका है, और इसलिए मेरा निवेदन है कि इस 4 लेन से हमारे नर्मदापुरम और नरसिंहपुर क्षेत्र की पूरी समृद्धि छिपी हुई है और आवागमन का हमारा बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। इसलिए निवेदन है ये 4 लेन देकर हमारे क्षेत्र को अनुकूलित करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदया। डीएमके पार्टी केवल भावना भड़काने का काम कर रही है।
सभापति महोदया, मैं आपको बताऊं कि तमिल सबसे पुरानी भाषा है, लेकिन संस्कृत उससे भी ज्यादा पुरानी भाषा है। और पूरे देश भर में किसी भी मंदिर में चले जाइए, तमिल के मंदिर में चले जाइए, तेलुगु के मंदिर में चले जाइए, कन्नड़ के मंदिर में चले जाइए, सभी जगह संस्कृत में ही पूजा होता है। चुनाव हारने के डर से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, चुनाव हारने के डर से ये डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं। 1973 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सीटें बढ़ाई, वेस्ट बंगाल में सीटें बढ़ाई, लेकिन उसने तमिलनाडु में सीट नहीं बढ़ाई। इसके बावजूद भी डीएमके कांग्रेस के साथ सरकार चला रही है, उसके बावजूद भी डीएमके न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रही है। वो तमिल का विरोध कर रही है, तेलुगु का विरोध कर रही है, मैथिली का विरोध कर रही है, संथाली का विरोध कर रही है, कन्नड़ का विरोध कर रही है। ये देश के ताने बाने को तोड़ना चाहती है, अंग्रेजों के अंग्रेजी को लागू करना चाहती है, और केवल चुनाव जीतने के लिए भावना भड़काकर ये लोग सर अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र सिरोही जालोर के 7 लाख प्रवासी बाहर रहते हैं, विभिन्न शहरों में रहते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि अभी गर्मियों की छुट्टियों के अंदर स्पेशल ट्रेन चलाई जाए, जिसमें बेंगलोर से जोधपुर, हैदराबाद से जोधपुर, कोयम्बटूर से जोधपुर और चेन्नई से जोधपुर। सर, मेरा निवेदन है कि कोयम्बटूर भगत की कोठी से जो ट्रेन पूर्व में चालू थी, उन्हीं को पुनः चालू करके नियमित की जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, देश आजाद होकर के 75 साल के अंदर भी मेरे लोकसभा क्षेत्र सिरोही जिला हेडक्वार्टर से रेलवे से नहीं जुड़ा हुआ है, उसे जुड़ाने के लिए स्वरूपगंज से यात्रा किया जाए। माननीय सदस्य श्री के सुरेश जी, आपसे निवेदन है कि बाद में Honorable Chairman, sir, I wish to draw the attention of the House to the grave financial distress faced by paddy farmers due to the current system of payment being routed through the paddy receipt sheet loan mechanism via bank and instead of receiving their rightful due directly, farmers are being forced into a loan-based payment system which adds unnecessary financial burden, delay payments and subject to the interest reduction. The indirect payment system deprives farmers of immediate access to their earnings, leaving them at the mercy of banking procedures and fluctuating interest rate. This is the very purpose of minimum support price, which is need to... Madam, Thank you. Thank you very much, Madam Chairperson. Most of the honourable members from Kerala has already... by the paddy farmers. I urge the central government to immediately instruct the Kerala state government to implement direct payment system, ensuring the funds reach farmers' accounts without immediate or loan reduction. Such a step essential to safeguard farmers from financial exploitation, ensure transparency and uphold their right to timely remuneration of their hard work. I request the union government to urgent intervention in this matter. Thank you, ma'am. Thank you very much, Madam Chairperson, for affording me this opportunity to raise the matter of serious concern. Almost 5 members from Kerala, members of Parliament, has already raised the issue regarding the ASHA workers. Madam Chairperson, ASHA workers are on indefinite strike in the state of Kerala. For the last 30 days, they are on strike. It is very unfortunate to say that there is a blame game is going on between the central government and the state government. State government is saying that they are not getting the due share from the government of India. And the government of India, to a question, to an answer to the question to me, has categorically, categorically stated that the amount under NHM has already been issued. So I request the honourable government and the minister
Madam Chairperson, I want to raise this particular issue, Madam. Madam, please. Sir, out of the 9,000 rupees which they get, something below 9,000, the honorarium is only 6,000 rupees given by the state, and the central incentive is only 2,000 rupees, Madam. It is just peanuts. And the amount of work these poor women do, Madam, that has to be taken into consideration. They are not considered as government employees. They are considered as volunteers, and they don't have any service, benefits. They don't have any retirement benefits, and they have to retire empty-handed. Madam, this is absolute injustice, and the honorarium and also the central incentive, Madam. धन्यवाद सभापति में मैं आपको धन्यवाद देता हूं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, दिल्ली को मिनी इंडिया कहते हैं। मैं दिल्ली को धन्यवाद भी देना चाहता हूं। दिल्ली में अभी जो 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी जी को मौका मिला है, इसके लिए पूरे दिल्ली का धन्यवाद है। दिल्ली में पूर्वांचल के लोग लगभग 45% रहते हैं सभापति मैम, और इनका बहुत बड़ा योगदान है दिल्ली के विकास में। सबकी मांग है, जिसको आज मैं रख रहा हूं, कि दिल्ली में एक पूर्वांचल भवन बने। दिल्ली में रहने वाले मैथिली समाज, भोजपुरी समाज, अवधी समाज, मगही समाज, संथाली, नागपुरी, छोटा नागपुरी, अंगिका, बज्जिका, ये सब समाज के लोग, इनकी इच्छा है कि एक पूर्वांचल भवन बने। दिल्ली में लैंड केंद्र के पास है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हमारी यूडी मिनिस्ट्री एक पूर्वांचल भवन की व्यवस्था करे। इसके लिए हम सब बड़े आभारी रहेंगे। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जा